जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछेंगे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो गद्य एवं पद कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद है। आगे देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या किस नाम से जानते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु के नाम से जानते हैं। और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। और अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना जो है किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। और इसके रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि हैं। तो आगे भी कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि किसका उपनाम कुड़िक था। तो किसका उपनाम कुड़िक था? तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि अजातशत्रु जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। आगे देख लेते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये आप लोगों को शायद पता ही भी होगा कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कुछ देख लेते हैं कि महमूद गजनी सुबुतगीन का क्या था? पुत्र था। सुबुतगीन का क्या था? पुत्र था। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुतगीन था। और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण क्या था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, वही था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। और इसके देख लेते हैं कि अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने की थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि नसीरुद्दीन हुमायूं जो था ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में सिंहासन पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का क्या था? सूबेदार था। गद्दी पर जब नहीं बैठा था वो बदख्शां का क्या था? सूबेदार था। और 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध प्रमुख युद्ध थे। पहला युद्ध था जो था वो देवरा का युद्ध था, 1531 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसमें क्या था? हुमायूं जो था वो विजयी रहा। और चौसा का युद्ध जो हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। ये शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसमें कौन विजयी था? वो शेर खान विजयी हुआ था। और फिर विलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसे कहते हैं, वो 1540 ईस्वी में हुआ था, शेर खान एवं हुमायूं के बीच में। और इसमें भी क्या था? शेर खान भी विजयी हुआ था। और एक और युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, ये 1555 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में। इसमें क्या था? हुमायूं विजयी रहा। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो दिनों के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो वो था हुमायूं था। हुमायूं जो था वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे कह रहा है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं नादिर शाह के बारे में। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने लिख दिया है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था यह 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसमें कौन सा? अहमद शाह
क्या रहे, वो विजयी रहा था। बहादुर शाह जफर क्या था, अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर जो थे, उन्हें बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, और ये 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, और उन्हें क्या कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, आगे देखते हैं, कह रहा है मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द प्रिंस। क्या नाम है, द प्रिंस है। और यूटोपिया के किसके लेखक हैं, तो ये टॉमस मूर की कृत क्या है, यूटोपिया है। और ऑप्शन सी जो है, सी द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो। तो इसको ये किसकी कृति है, तो माइकल एंजेलो की क्या है, कृति है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुध जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ही है। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 7। कितने देश हैं, 7 हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान भारत के ये क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। और भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, इसको भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तहत। तो ये मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, के संविधान से लिए गए हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से आदिश राशि है। तो आदिश राशि क्या हो जाएगी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल। क्या हो जाएगा, चाल अदिश राशि है। तो हम लोग देख लेते हैं चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड वेग का भी होता है। और विस्थापन का क्या होता है, तो विस्थापन का होता है मीटर। और बल का क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन। तो ये एसआई मात्रक इसके होते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जो ठोस रूप से सीधे गैस में बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखते हैं कि किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल का जो होता है वो जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। और खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। हमारे पेट में जो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको क्या होता है, खाना पचाने के उपयोग में आता है। और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए आक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और सेरीकल्चर किसका अध्ययन कहलाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, ये फलों का अध्ययन क्या होता है, पोमोलॉजी होता है। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं इन सभी चीज़ों से, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आगे कह रहा है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। तो जीव द्रव्य का नामकरण ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, कोश का द्रव्य है, और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तो जीव द्रव्य का 90% जो है भाग की क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है।
आगे देख लेते हैं, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल होता है। और जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। यकृत में से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है, देखते हैं हम लोग। यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि पित्त रस क्या होता है, कैसा होता है। क्वेश्चन बनता है पित्त रस कैसा होता है। तो पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है। और यह भोजन को अम्लीय से क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है। और अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है और इसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। और एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या होता है? यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। एमाइलेज जो होता है यह मांड को घुलनशील शर्करा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज का क्या काम होता है? तो लाइपेज का काम होता है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। और इसको किसने बनवाया था अजंता की गुफाओं को? तो गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। और आगे देख लेते हैं औरंगाबाद में और क्या पाए जाते हैं। तो औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं भी पाई जाती हैं जिससे बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। और बीबी का मकबरा भी पाया जाता है औरंगाबाद में। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में तबला वादक कौन है? तो निम्न में तबला वादक कौन है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, किशन महाराज। कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, किशन महाराज। और तबला से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि अमीर खुसरो को तबले का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? तबले का जनक माना जाता है। और तबला वाद्य पर बजने वाले मुख्यतः 16 वर्ण माने जाते हैं। कितने हैं? 16 वर्ण माने जाते हैं। भारत के चंडीगढ़ में पहली महिला तबला वादक अनुराधा पाल महज 13 साल की उम्र में तबला बजा रही हैं। तो भारत की पहली महिला तबला वादक कौन है? तो अनुराधा पाल हैं। और ये कितने साल की थी तब से तबला बजा रही हैं? तो ये 13 साल की थी तभी से तबला बजा रही हैं। और तबला क्या है? अवनद्य वाद्य यंत्र है। तबला जो है अवनद्य वाद्य यंत्र है। और इसके कुछ वादक हैं, तबला वादक हैं, उनको भी देख लेते हैं कि जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा, गुदई महाराज और फैयाज़ खान, सुखविंदर सिंह, ये सब क्या हैं? तबला वादक हैं। इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा है। निम्न में से शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के कलाकार कौन हैं? तो शास्त्रीय नृत्य के कुचिपुड़ी के कलाकार कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राधा रेड्डी हैं। कौन सी हैं? राधा रेड्डी हैं। और कुचिपुड़ी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश के लगभग हर पारंपरिक समारोह में इस नृत्य को जरूर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये कहाँ का है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का। कहाँ का है? ये गोवा का है। तो अब देख लेते हैं यहाँ मणिपुर से। मणिपुर में लोकगीत कौन कौन से होते हैं? तो मणिपुर का लोकगीत है साना लामोक। और दूसरा है लाई हराओबा। लाई हराओबा है। और बिहार का लोकगीत क्या है? कजरी है। और राजस्थान का लोकगीत क्या है? लोटिया है, ढोला मारू है, दूहा है, पांखीरा है। तो ये सब राजस्थान के लोकगीत हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो एमटीएस में पूछे गए हैं और आगे भी एमटीएस में पूछे जाएंगे, इनसे बनेंगे क्वेश्चंस। तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको नया सीखने को मिला है तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एक बार। आगे कह रहा है कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणि महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कह रहा है छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव जो हैं उनको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव भी देख लेते हैं कि बस्तर उत्सव और गोंचा महोत्सव, तीज महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, चंपारण मेला और नारायणपुर मेला, ये सब कहाँ लगता है? तो ये सब छत्तीसगढ़ में ही लगता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये किस टीम ने बनाया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने बनाया है।
आगे देख लें कि हॉकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। आगे कह रहा है किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ को मिला है। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि IACP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस होता है। तो आगे भी कह रहा है कि ये निजात अभियान के तहत ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक नशा विरोधी अभियान है। तो इसके तहत इनको IACP का मिला है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। आगे कह रहा है विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।